दुनिया भर से हमारा प्रोग्राम देखने वाले नाजरीन को दिल की अथाह गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। तो जो नाजरीन फर्स्ट टाइम हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती जाए। आज के हम इस इंटरव्यू सेक्शन में हमने इलाका भर के मशहूर हकीम अब्दुल इस्लाम कंबोज, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं थे, उनके रूह रवां उनके बेटे हाफज हकीम अमरान अहमद को दावत दी है। उनसे कुछ बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि आप इस शोबा हिकमत से कितने अरसे से मुंसलिक है और क्या ये आपका ख़ानदानी सिलसिला है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ख़ानदानी सिलसिला है जी। ये हमारा 5 पुश्तों से ये सिलसिला चल रहा है। हमारे इस इलाके की जो जानी पहचानी शख्सियत है, हमारे दादा हकीम निज़ामुद्दीन कंबो, वो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं थे। उन्होंने अपने परदादा बाबा मोहम्मद नत्था से काम सीखा हिकमत का। फिर अपने बाबा नत्था ने अपने बेटे मोहम्मद बूटा को ये काम सिखाया। फिर हमारे दादा हकीम निज़ामुद्दीन को सिखाया। फिर हमारे दादा हकीम निज़ामुद्दीन ने हमारे वालिद मोहतरम हकीम अब्दुल सलाम को, फिर हमने अपने वालिद मोहतरम हकीम अब्दुल सलाम से बहुत कुछ सीखा। इसके अलावा हमने पाकिस्तान तिबिया कॉलेज से तिब व जराहत का डिप्लोमा भी हासिल किया। और हमारे जो प्रोफेसर साहबान हैं, वो हमारी हर वक्त किसी न किसी मामले में रहनुमाई करते रहते हैं। तो जी नाजरीन, जैसे आपने सुना, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला कार अराउंड अबाउट तकरीबन 5 नस्लों से चला आ रहा है। और इलाका नए लाहौर के हवाले से एक बात करूँगा कि जहाँ हकीम साहब का, इनके वालिद मोहतरम का दुआ खाना था, वो इलाके में उन्हीं के नाम से हकीम अब्दुल इस्लाम वाली गली के नाम से वो इलाका मशहूर था। हकीम साहब, दूसरा मेरा सवाल ये है कि आज जिस तरह कुछ हकीम किसी ख़ास नुस्खा जात की वजह से वजह शोहरत रखते हैं, तो इलाका भर में आपकी वजह शोहरत की क्या वजह है? जी, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो हमने काम सीखा है तिब का, वो हमारी बहुत सारी बीमारियों में दस्तरस हासिल है। लेकिन हमारी जो स्पेशलाइजेशन है, वो मर्दों की जो मखसूस इमराज हैं, उसमें मसला किसी भी किस्म का, उनमें जरासीम की कमी, उनमें किसी भी किस्म की जो आसाबी कमज़ोरी है, उसका हम इलाज बड़ा तसल्ली बख्श करते हैं। और इसके अलावा हमारी जो बहनें हैं, जिनको सिर्फ़ और सिर्फ बेटियां ही होती हैं, तो अल्लाह के फजल से हम उनका भी इलाज करते हैं। तो जब वो हामला होती हैं, तो उनका हम जो मेडिसिन देते हैं, तो जो पैदा होने वाला बेटा, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह की ज़ात उसको बेटा ही अता करती है। जी नाजरीन, आप जानते हैं कि ये औलाद बेटा बेटी देना अल्लाह पाक के दायरा इख्तियार में है, लेकिन कुछ साइंसी नुक्सा जात की वजह से, कुछ हिकमत की बना पे कुछ मेडिसन इस्तेमाल की जाती जिससे उसमें बेहतरी आ सकती। हकीम साहब, मेरा अगला सवाल है कि आपका दवा खाना जो इधर है, वो आपका दवा खाना रजिस्टर्ड दवा खाना है? हाँ जी, बिल्कुल, ये हमारा दवाखाना रजिस्टर्ड है साइम कंबो दवाखाना के नाम से। और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में भी हमारा ये इदारा रजिस्टर्ड है। उसका हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है R08916। साहब, मेरा अगला सवाल ये है, मेरी नज़र में है, कुछ लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, हर इंसान की अपनी राय है। मेरी नज़र में ये है कि आजकल शोबा हिकमत काफ़ी मुतासर हुआ है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी सर बुनियादी वजह ये है कि जो हमारे शोबा में अनएजुकेटेड पर्सन, जो ट्रेंड भी नहीं है, वो उन्होंने किसी से थोड़ा बहुत काम सीखा, मेडिसिन के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन ली, और वो दवाखाना बना के बैठ के बाजार में। अभी उनको नहीं पता होता कि मरीज की तबीयत कैसी है, उसको ये मेडिसिन सूट करेगी नहीं करेगी, इसको ये मेडिसिन देनी है नहीं देनी है। तो इसकी वजह से हमारा जो तिब का शुबा है ना, इस वजह से बदनाम हो रहा है कि जो मरीज को मेडिसिन सूट भी नहीं करती, वो लोग जो उसको दे देते हैं, तो वो मेडिसिन खा के उसकी मरीज की तबीयत जो है ना वो ख़राब हो सकती है। क्योंकि हमारी मेडिसिन जो बनती है, वो तोला माशा इसके हिसाब से बनती है, वो केजी के हिसाब से नहीं बनती। तो हमारी मेडिसिन में क्वांटिटी और क्वालिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। उसके हिसाब से मेडिसिन का जो भी नुस्खा होता है, वो इस हिसाब से तजवीज़ होती है। जी, अगला सवाल है मेरा हकीम साहब, आज इलाका वार में या पूरे मुल्क में आप लोग सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि फ़लाँ हकीम ने दवा दी, नौजवान ने खाई तो उसकी हालत गैर होगी, उसकी हालत ख़राब होगी।
तो क्या इस बात में कोई सदाकत होती है? इसकी क्या वजह है? सर, इसकी बुनियादी वजह वही जो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एक तो अनएजुकेटेड पर्सन जो हमारे शोभा जात को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो वो वजह है। दूसरी वजह ये है कि जो वो मेडिसिन बनाते हैं, वही अनट्रेन्ड बंदे, उनको क्वांटिटी का और क्वालिटी का नहीं पता होता। वो क्वांटिटी ज़्यादा दे देते हैं, क्वालिटी सही नहीं बनाते। फिर जो मेडिसिन वो देते हैं, वो जो मरीज़ को देते हैं, वो मरीज़ जो है वो पूरी एहतियात से इस्तेमाल नहीं करते। इसकी वजह से वो ज़्यादा मसला बन जाता है। तो मेरी नज़र में जो बात आपने की, जो मेरी समझ के मुताबिक ये है कि आप वो जो अनट्रेन लोग दवाई बनाते हैं उसकी मकदार या क्वालिटी को बेहतर मेंटेन नहीं करते, उसका प्रोसेस ठीक नहीं हाँ करते, जी, बिल्कुल, तो जिसकी वजह से उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट बिल्कुल ऐसे, हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो हकीम साहब, आखिर पे मैं सवाल करना चाहूँगा, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और कोरोना वायरस जिसकी वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो इसके लिए आपकी नज़र में क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए? कौन सी मेडिसिन आप तजवीज़ करना चाहते हैं कि जिससे हम कोरोना वायरस के असरार से अपने आप को काफ़ी हद तक महफूज रख सकते हैं? सर, इसकी तो जो पहली एहतियात है वो तो हमारा सोशल डिस्टेंस है। जी, वो तो हमें लाजमी रखना चाहिए। हमें अपने हाथों को बार बार धोना चाहिए। ये तो जी, हमारा सबसे पहली जिम्मेदारी है। इसके अलावा हम जो भी काम करते हैं, जो हमारे सीनियर हुकामा का जो पैनल बना हुआ है, हम उसमें कोई भी मसला जो सीरियस बनता है उसको डिस्कस करते हैं। फिर जो हमारे सीनियर हुकामा हैं उनके मशवरों की रोशनी में हम उस मर्ज़ का, उस मसले का हल निकाल के अपने जो आने वाले पेशेंट हैं उनको बताते हैं। तो ये जो हमारा अभी कोरोना वायरस का सिलसिला चल रहा है, उसमें सबसे जो बड़ी वजह यही सामने आई है कि कोरोना वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। ये नमूनिया की इंतहाई बिगड़ी हुई शक्ल है। जी, इसमें जो हम हुकामा हजरात हैं, जो हमारे शुबा को जानते हैं, वो जानते हैं कि हम जब किसी मरीज को नमूनिया होता है तो हम उसको क्या देते हैं, हमें वही देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त अफेक्टेड है इस मामले में, बहुत ज़्यादा जल्दी कवर करता है। नमूनिया किसी भी हद तक पहुँच चुका हो, हम जो मेडिसिन देते हैं कुश्ता बारहसिंगा, वो बहुत ज़्यादा इस मामले में मददगार साबित होता है। इसके अलावा कोरोना वायरस में मलेरिया का अटैक होता है। जी। तो जो मलेरिया की मेडिसिन हम देते हैं हमारे तिब्ब नबवी में, तो वो इंशाल्लाह जब किसी मरीज को देंगे तो वो बहुत जल्द इस मामले में कवर करेंगे। तो सोशल मीडिया पे मैंने मुख्तलिफ तहकीक पढ़ी, मुख्तलिफ चीज़ें, तो उसमें से कुछ चीज़ें मेरी समझ में आई, अगर आपकी नज़र में उनमें कोई बेहतरी हो तो बताना। मसलन एक तो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल है कि जी। इसमें हमें नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग पे ये वायरस कुछ अरसे के लिए हमारे गले में रहता है, तो इससे क्या हो जाता है कि पानी के इस्तेमाल से वो हमारे मैदे में चला जाएगा। उधर अल्लाह की कुदरत है कि एसिड तेज़ाब खारिज होता है जिससे वो मर सकता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि इसकी जो बुनियादी वजह जो साइंसदानों ने बनाई, जो हमारे सीनियर उसातिज़ा हुकामा हैं, उन्होंने हमें जो इस मामले में गाइड किया, उन्होंने यही बताया कि इसको पहली वही बात, हाथ धोने चाहिए, मुंह को सफाई करनी चाहिए, फिर हमें नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, जी। ताकि तो नीम आपके गर्म नज़र पानी से में हमारा जो वायरस है, अगर हम खुदा ना खासा हमारे मुंह में चला गया किसी तरह से, वो जो मुंह में ठहर चुका है वो पानी की वजह से अंदर चला जाए हमारे मैदे में, और मैदे के तेजाब की वजह से उसकी जो रेड हो जाती है। हकीम साहब, आपकी नज़र में एक इंसान को कितना पानी डेली बेसिस पे नीम गर्म या आम लफ्ज़ों में जो आम पानी हम पीते हैं, कितने गिलास पानी डेली पीना चाहिए? ये जी कम से कम 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पीना चाहिए, जी, और नीम गर्म होती है तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ हमें अपना इम्यून सिस्टम यानी कि कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करने के लिए अच्छी खुराकों का इस्तेमाल करना चाहिए। जी। बाहर के खानों से परहेज़ करें, अच्छी नींद लें, और सबसे ज़्यादा जो अहम बात वो खुश रहें। तो हकीम साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में आने का शुक्रिया बहुत कि शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक़्त में से हमारे लिए वक़्त निकाला। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़िंदाबाद।